तो अगर मैं रिपीट करूं तो कोई भी देश अपने आप में पूरी तरीके से समृद्ध नहीं है। हर देश में कभी कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है तो एक्सपोर्ट होता है, और कभी कुछ कम बनता है तो इंपोर्ट होता है। जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉसिबल नहीं हो सकते अगर हमारे पास सारी ट्रेडिंग रुपए में करनी हो। अगर हम अमेरिका से ट्रेड करते हैं उनको डॉलर देना पड़ेगा। हम अगर सिंगापुर से ट्रेड करते तो उनको सिंगापुर डॉलर देना पड़ेगा। हम अगर चाइना से ट्रेड करते हैं तो उनको युआन, वहां की करेंसी, वो देनी पड़ेगी। हम मलेशिया से ट्रेड करें तो वहां रिंगिट्स देने पड़ेंगे। इसलिए हर कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत जरूरी डिसीजन है, और भारत में ये डिसीजन लिया करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एस जयशंकर जिसके मिनिस्टर हैं। और फॉरेन ट्रेड का जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये लोग फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी बनाया करते हैं जिससे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता और घटता है। कल हमने बात की थी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर भारत की बात करो तो रुपए को छोड़ के बाकी सब फॉरेन एक्सचेंज है। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज को कैसे डिफाइन करा था? करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। फिर मैंने आपको कल रेट्स भी पढ़ना सिखाया था। आरबीआई की वेबसाइट पर ले जा करके $1 इज इक्वल टू 85, 1 पाउंड इज इक्वल टू लगभग 159 के ऊपर। तो ये $1 का रेट, 1 पाउंड का इन टर्म्स ऑफ रुपी रेट है। तो आप अगर इसको डिफाइन करो तो कैसे करोगे? द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। मतलब $1 के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा। उल्टा मत लिखना। द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। फिर लास्ट बात कल हमने करी थी कि ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होती है। तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या होती है? डिमांड और सप्लाई वही होती है जो आपने 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुझसे पढ़ी थी। डिमांड इज अ नेगेटिव स्लोप कर्व, सप्लाई इज अ पॉजिटिव स्लोप कर्व। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होंगे वही रेट निकलेगी इक्विलिब्रियम रेट। क्या निकलेगी बोलो? इक्विलिब्रियम रेट। और उसी रेट पर डॉलर बेचे और खरीदे जाते, उसी रेट पर दूसरी करेंसीज बेची और खरीदी जाती है। बोले कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? तो कल हमने जो बात की थी वो नॉर्मल एक्सचेंज रेट की बात थी। किसी का बात थी बोलो? एक्सचेंज रेट की। आज वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कई टीचर्स नहीं पढ़ाते, ध्यान रखना। और ये टॉपिक बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा था। एक सैंपल पेपर बोर्ड का आया था और उसके अंदर क्वेश्चन था नॉमिनल रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट्स। क्या नाम था बोलो? नॉमिनल रेट एंड रियल एक्सचेंज रेट्स। इससे पहले भी हमने नॉमिनल और रियल पढ़ा है। रियल जहां गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते थे, रियल कैश फ्लोस, और नॉमिनल कैश फ्लोस। नॉमिनल और मनी, रियल इज गुड्स। यस और नो? आया ना? रियल कैश फ्लोस और नॉमिनल कैश फ्लोस पढ़े थे ना? और आपने रियल और नॉमिनल जीडीपी भी पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? यहाँ पर ध्यान रखना, वो मतलब नेशनल इनकम में। यहाँ पर नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट का मतलब कुछ और है। नॉमिनल रेट जो हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं जिस पर फॉरेन करेंसीज डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज हो, उनको वास्तविकता में एक्सचेंज रेट तो बोलते ही हैं, और एक्सचेंज रेट बोलते हैं उनको नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट? आपको पता है आईफोन इंडिया में कॉस्टली है ना? बैठो, वहां बैठो आराम से। आईफोन इंडिया में कॉस्टली पता है आपको? अच्छा, दुबई में आईफोन कॉस्टली है क्या? फर्क है, कम से कम 50-60 हजार रुपए का फर्क है एक आईफोन पे। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्सेस इन्फ्लेशन कम है, हमारे यहाँ पर टैक्सेस और इन्फ्लेशन ज्यादा है। वहां तो खैर टैक्सेस ही नहीं है, सुना होगा आपने, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री। इसलिए आपको कभी भी अपना ब्लैक का पैसा वाइट करना हो तो थोड़ा हवाला हवाला करके आप कर सकते हो, ठीक है? वो जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले लोगे तो आप सीख जाओगे सब कुछ, ठीक है? यहाँ पर ये लेक्चर ऑनलाइन पे जा रहा है तो मैं क्यों भेद खोलूं।
है ना, हमारे ही प्रोफेशन की हम इतनी तारीफ क्यों करें, है ना। तो आईफोन का प्राइस दुबई में और आईफोन का प्राइस इंडिया में अलग अलग क्यों है? क्योंकि वहां पर टैक्सेस और यहाँ पर टैक्सेस में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। लेकिन आपको पता है, आप अगर दुबई से ऐसा आईफोन लेकर के आओ तो वो कस्टम वाले पकड़ लेते हैं एयरपोर्ट पे। एक आधा ला सकते हो, पता पड़ा 20-25 फोन अपने ब्रीफकेस में डाल के ला रहे हो तो वो सारे कस्टम वाले सीज करेंगे और उस पर कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कस्टम ड्यूटी। और इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटी भरवा देंगे आपको कि उनका प्राइस इंडियन आईफोन के बराबर हो जाएगा, राइट। मतलब कि कुछ तो कन्वर्टिंग फैक्टर है जिससे दुबई में आईफोन की प्राइस इंडिया के आईफोन की प्राइस से इक्वल हो सकती है। उस रेट को हम बोलते हैं रियल रेट। क्या बोलते हैं? रियल रेट। तो नॉमिनल रेट कौन सी रेट है? नॉमिनल रेट वो रेट है जिस पर करेंसीज एक्सचेंज होती है। क्या एक्सचेंज होती है बोलो? करेंसीज। और रियल रेट वो रेट है कि क्या रेट लगाओगे आप दुबई के आईफोन पे कि उसका आईफोन का प्राइस किसका कहाँ के आईफोन के प्राइस के बराबर हो जाए, इंडिया के आईफोन के प्राइस के बराबर हो जाए। तो इट इज द रेट एट विच गुड्स आर एक्सचेंज। रियल रेट, it is the rate at which goods are exchanged, or nominal rate is the rate at which currencies are exchanged between two countries। आई बात समझ? तो आइडियली क्या होता है, वो जो कस्टम अथॉरिटी होती है वो इतना आप पे टैक्स लगा देती है कि उस दुबई वाले आईफोन की रेट और इंडिया वाले आईफोन की रेट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो वो एक रेट यूज करते हैं ताकि आईफोन की रेट वहां की और यहाँ की इक्वल हो जाए। उस रेट को बोलते हैं रियल रेट। क्या बोलते हैं? रियल रेट। भारत में ये दोनों ही रेट निकालने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए रुपए और डॉलर कन्वर्ट करने वाली रेट दिखाई जाती है, कभी भी रियल रेट्स आपको दिखाई नहीं जाती। ये इंटरनल रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहती है। इज इट क्लियर? मोर ओवर आप जब आगे पढ़ोगे प्रोफेशनल कोर्सेज तो आपको कस्टम ड्यूटी की रेट जरूर पता पड़ेगी, बट वो एग्जैक्ट रेट में कुछ और टैक्सेस सेस जोड़ते हैं, तब जाके रियल रेट मोबाइल की निकल पाएगी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इज इट क्लियर? तो आपको अगर एग्जाम में पूछे तो आपको क्या लिखना है? नॉमिनल रेट नॉर्मल एक्सचेंज रेट है जिस पर करेंसीज एक्सचेंज होती हैं, और रियल रेट क्या है? वो रेट जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है बिटवीन फॉरेन गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, ओके। बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एक एक्सेप्शनल सैंपल पेपर कभी देखोगे तो वहां पर आपको हम देंगे आपको वो क्वेश्चन बैंक में, वहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज रियल रेट एंड व्हाट इज नॉमिनल रेट। तो वहां पर बच्चा रियल नॉमिनल जीडीपी लिख के आता है, जबकि वो पूछ रहे रेट। रियल नॉमिनल जीडीपी अलग बात है, वो बेस ईयर और करंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बेस और करंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर रियल रेट वो रेट है जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, और नॉमिनल रेट वो रेट है जिस पर दो कंट्रीज की करेंसीज एक्सचेंज होती है। इज इट क्लियर? लिखिए नई हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रेट एंड नॉमिनल रेट। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रेट वर्सेस नॉमिनल रेट। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रेट वर्सेस नॉमिनल रेट। concept of real rate versus nominal rate। देखिए रियल रेट और नॉमिनल रेट। रियल रेट क्या बताया मैंने आपको? जिस पर क्या एक्सचेंज होती है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या इंडिया में आईफोन का प्राइस और दुबई में सेम है? अलग है। यूएस में तो और सस्ता है आईफोन, वही मैन्युफैक्चर होता है। इंडिया में सबसे महंगा है।
पाकिस्तान में तो आई नहीं अभी तक। तो नॉमिनल रेट जिस पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, क्या एक्सचेंज हो रही है बोलो? गुड्स एंड सर्विसेज, रियल रेट। और नॉमिनल रेट जिस पर क्या एक्सचेंज हो रही है? करेंसीज। लिखो, इट इज द रिलेटिव प्राइस, it is the relative price it is the relative price of foreign goods of foreign goods in terms of, बताओ फॉरेन के आईफोन की वैल्यू कहाँ के आईफोन के बराबर करनी है? इंडिया के आईफोन के। तो उसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। क्या बोलते हैं बोलो? इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। इसको कहते हैं रियल रेट। क्या बोलते हैं? जिससे आप फॉरेन गुड्स की वैल्यू को किसके बराबर ले आओ? इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स के बराबर। एग्जाम्पल, iPhone is costly in Indian market iPhone is costly in Indian market, सबको पता है ये बात? बताइए। Compared to other foreign countries, compared to other foreign countries, compared to other foreign countries like America, Saudi Arabia, etc. So, relative price of iPhone between India and other countries. So relative price of iPhone between India and other country, मतलब इंडियन आईफोन विद रिस्पेक्ट टू आईफोन इन अमेरिका, विद रिस्पेक्ट टू आईफोन इन सऊदी अरेबिया, ये जो फैक्टर है इसको रिलेटिव, इसको हम रियल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल कल दिखाई थी चार, $1 इक्वल टू £1 इक्वल टू, वो सारी नॉमिनल रेट्स है। कौन सी रेट्स है? तो जिस पर करेंसी एक्सचेंज होगी वो नॉमिनल, अरे हाँ या ना, जिस पर करेंसी एक्सचेंज होगी वो नॉमिनल, और जिस पर गुड्स एक्सचेंज होंगे वो रियल। याद करो जब रियल कैश फ्लो और मनी कैश फ्लो पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो वहां पर भी मनी में, नॉमिनल में मनी एक्सचेंज होती थी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, वो नॉमिनल था। यहां पर भी नॉमिनल में पैसा एक्सचेंज हो रहा है, हाँ या ना? वहां भी रियल में गुड्स एक्सचेंज होते थे, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सब रियल फ्लो था, अरे था ना? और यहां पर भी रियल में क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स। क्लियर? लेकिन इसको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी मान के आंसर मत लिखना एग्जाम में, बोलो कोई डाउट? एंड अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एज रियल एक्सचेंज रेट, बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? इज कॉल्ड एज रियल एक्सचेंज रेट। फिर लिखना नॉमिनल, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट ऑफ foreign currency in terms of domestic currency, foreign currency in terms of domestic currency।
कोई डाउट? समझ में आया अच्छे से? बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? स्पॉट सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट, इस पर आगे का पूरा फॉरेन एक्सचेंज टिका है। इसलिए कॉन्सेप्ट को मैं पूरा 10 मिनट तक एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कोई समझा नहीं सकता आपको। सबसे पहले ध्यान रखना है, स्पॉट सेटलमेंट का मतलब होता है, अगर मैं वापस से आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लेकर जाऊं तो ऐसा थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा कि वहां पर हम एक्सचेंज रेट्स में जाते हैं और एक्सचेंज रेट में हमको आज की रेट्स मिल जाती है। बोलो हाँ या ना? ये जो रेट आपको यहाँ पर आरबीआई की वेबसाइट पर दिख रही है, यहाँ पर आप जाकर के ये जो सारी रेट्स है, कल हमारा 85.59 कुछ था, आज 4512 4542, और ये आज फिर से चेंज होगी। ये जून 11 की 1 बजे की रेट है, मतलब लास्ट डे की 1 बजे की रेट है। आज फिर से 12 जून 12 तारीख है ना, और आज वापस 1 बजे ये रेट चेंज होगी। ठीक है, आप देखो डेसिमल्स में चेंज हो गया, कल हमने जो देखा था और आज हम जो देख रहे हैं डेसिमल चेंज है, आगे का नहीं डेसिमल चेंज है। ये डेसिमल चेंज होने की वजह से भी जिनकी लाखों करोड़ों डॉलर्स की डील है, उसमें कई सारा फायदा और कई सारा नुकसान होता है। मान लो किसी की 1 करोड़ डॉलर की डील थी, तो कल उसको लगभग कुछ हजारों का आज नुकसान हो गया उसको। क्यों? क्योंकि कल डॉलर लगभग 8.59 था, आज डॉलर 85.45 है, मतलब आज रुपए बढ़ गया, डॉलर गिर गया। तो हमेशा मार्केट में भी आपको दो लोग मिलेंगे, एक जो रोज के रोज सेटल करके चले जाते हैं, उनको आज डॉलर चाहिए आज खरीदेंगे, कल डॉलर चाहिए कल बेचेंगे, मतलब आज वाला खरीद के कल नहीं बेचेंगे, आज खरीदेंगे आज की रेट पे और कल बेचेंगे कल की रेट पे। ऐसे मार्केट को हम कहते हैं स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट, जहां डॉलर करंट रेट पर बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को क्रेडिट पर माल बेचा, किस पर माल बेचा? क्रेडिट पर माल बेचा, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया होगा। आपने किसी को उधार पर माल बेचा, मतलब आपने उस माल को क्या किया होगा? एक्सपोर्ट। अब सामने वाला कहता है मैं आपको 4 महीने बाद पैसा दूंगा। कब पैसा दूंगा? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आज तक रुपीस में ही पड़ा अपने अकाउंट्स में। हम इकोनॉमिक्स में बात करें कि अगर आपने फॉरेन में गुड्स किसी को एक्सपोर्ट किए, फॉर पेमेंट टू बी रिसीव्ड इन 4 मंथ्स, फॉर पेमेंट टू बी रिसीव्ड इन 4 मंथ्स, तो मुझे बताओ 4 महीने बाद वहां से डॉलर आएगा? अरे एक्सपोर्ट किया तो वो रुपए थोड़ी भेजेगा मेरे को, क्या बेचेगा? डॉलर भेजेगा। लेकिन मैं भारत में डॉलर को ट्रेड कर सकता हूँ क्या? मुझे उस डॉलर को बैंक को बेचना पड़ेगा। आप सोचो, अगर आज के डॉलर की रेट मान लो अपन यही मान लेते हैं, आज अगर डॉलर मिलता तो 85.45 आ जाता, और 4 महीने बाद अगर डॉलर, मान लो एक्सपोर्टर हूं मैं, कौन हूं मैं? पहले एक्सपोर्टर पॉइंट समझना तो इंपोर्टर पॉइंट समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो जो लिखा हूं उसको याद कर लेना, पर पहला केस ज्यादा अच्छा है। अगर किसी ने डॉलर एक्सपोर्ट, किसी ने एक्सपोर्ट किया है इन डॉलर्स, एक्सपोर्ट किया है तो डॉलर में क्या होगा? एक्सपोर्ट किया तो रुपए में तो कर नहीं सकता, फिर तो वो इंटरनल ट्रेड होता। तो अगर किसी एक्सपोर्टर ने माल बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, तो उसको ड्यू डेट पर 4 महीने बाद मिलेगा क्या? डॉलर। और वो डॉलर खुद के पास तो वो रखेगा नहीं, वो डॉलर वो बेचेगा किसको? आरबीआई को। आरबीआई खुद तो लेने आएगा नहीं, तो आरबीआई ने ये काम डॉलर खरीदने बेचने का भी कॉमर्शियल बैंक्स को दे रखा है। आप सोचो उस एक्सपोर्टर को रिस्क क्या है? उस एक्सपोर्टर को एक ही रिस्क है कि कहीं जब फ्यूचर में डॉलर मिलेगा तो कहीं रुपए और डॉलर की रेट गिर ना जाए। क्या रिस्क है उसको?
आज अगर 85.45 मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर 4 महीने बाद ये रेट अगर 80 हो गई, 80, तो उसको पर डॉलर 5 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। स्पॉट की बात खत्म। स्पॉट में क्या बढ़ाया, आज बेचा आज खरीदा, इस रेट पर खरीदा इस रेट पर खरीदा, इसको बोलते हैं स्पॉट रेट्स। क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। तो आज खरीदने बेचने वाला मार्केट खत्म। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड मार्केट की। किसकी बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड मार्केट कब होता है, जब आपको फ्यूचर में डॉलर मिलेगा या आपको फ्यूचर में डॉलर पे करना हो। एक्सपोर्टर को मिलेगा और इंपोर्टर को फ्यूचर में डॉलर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो अब हम पहले एक्सपोर्टर पॉइंट समझ रहे हैं। एक्सपोर्टर को डॉलर के रेस्पेक्ट में क्या खतरा है कि जिस दिन मेरे को सामने से डॉलर मिलेगा उस दिन कहीं रुपए और डॉलर की रेट गिर ना जाए, मतलब डॉलर कहीं गिर ना जाए। क्यों, क्योंकि आज अगर बेचा डॉलर कन्वर्ट करके तो 85 मिलता, और 4 महीने बाद मान लो रेट हो गई 80, क्या हो गई 80, तो उसको बैंक कितना देगा, 85 थोड़ी देगा, 80 देगा ना। तो पर डॉलर 5 रुपए का क्या हो गया, नुकसान आया ना। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, एक्सपोर्टर को खतरा क्या है, कहीं फॉरेन करेंसी का भाव गिर ना जाए। आई बात समझ। अब जहां पर रिस्क होता है वहां पर उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अब उसको बैंक आज एक रेट कोट करेगा, एक्सपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे डॉलर गिरने का खतरा है। तो बैंक बोलेगा एक काम करो, फ्यूचर में डॉलर की रेट आज डिसाइड कर लो। फ्यूचर में जब आपको 4 महीने बाद डॉलर आएंगे ना, तो हम जिस रेट पे कन्वर्ट करके देंगे उस रेट को अपन आज तय कर लेते हैं। मतलब बैंक ने रेट कोट की $1 इक्वल टू 83। क्या रेट कोट की, ये 83 आज की रेट नहीं, आज की रेट तो कितनी दिख रही है, 85। आज की रेट कितनी दिख रही है, 85। फॉरवर्ड रेट क्या कोट की, $1 इक्वल टू 83। अब अगर ड्यू डेट पर डॉलर भली 80 हो जाए, 4 महीने बाद अगर डॉलर की स्पॉट रेट कितनी हो जाए 80, तो भी बैंक आपको कितने देगा, 83। तो भी बैंक आपको कितने देगा, 83। तो जो नुकसान $5 का होता है वो नुकसान कितने डॉलर का होगा, 3 रुपए पर डॉलर। ज्यादा होगी तो भी 83 मिलेंगे। इस रेट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट। और इस मार्केट को बोला जाता है फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड मार्केट। हाँ जी, सब में, गोल्ड बुलियन ज्वेलरी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इवन चावल दाल राजमा, कमोडिटी एक्सचेंज, सब में यही रेट चलती है। तो फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसने एक्सपोर्ट किया है उसको अगर पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा तो उसको खतरा क्या है, कहीं डॉलर का भाव गिरे ना। तो अब सोचो, ड्यू डेट पर 4 महीने बाद इस एक्सपोर्टर को बैंक को डॉलर बेचने, बैंक को डॉलर बेचने, और बैंक से लेना क्या है, अरे डॉलर बेचेगा तो लेगा क्या, खुद के कपड़े। डॉलर बेचेगा तो बैंक से लेगा क्या, रुपए। तो एक्सपोर्टर हमेशा आज की तारीख में फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉलर टू बैंक। अब उल्टा सोचते हैं इंपोर्टर का, इंपोर्टर को क्या खतरा है, इंपोर्टर ने कोई मशीन वहां से मंगाई, पेमेंट किस में देना उसको, डॉलर में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बाहर से कोई चीज मंगाई तो पेमेंट डॉलर में देंगे कि रुपए में देंगे, डॉलर में। तो उसको बैंक को डॉलर खरीदने, उसको बैंक से, अरे इंपोर्टर डॉलर खरीद के उस अल्फ्रेडा को देगा ना जिससे उसने इंपोर्ट किया मशीन। तो इंपोर्टर को खतरा क्या है कि आज अगर डॉलर 85 पर मिल रहा है और ड्यू डेट पर अगर डॉलर 90 हो गया, क्या हो गया 90, तो उसको जो आज डॉलर 85 में मिल रहा था ड्यू डेट पर कितने में मिल रहा है 90। तो इंपोर्टर को खतरा क्या है, कहीं एक्सचेंज रेट बढ़े ना। तो वो आज की तारीख में बैंक के पास जाएगा और बोलेगा हमें 4 महीने बाद डॉलर खरीदने की रेट दे दो आज, क्योंकि वो डॉलर यहां से खरीदेगा और पे किसको करेगा, इंपोर्टर को। तो इंपोर्टर हमेशा फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉरवर्ड परचेस। एक्सपोर्टर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फॉरवर्ड सेल, क्योंकि उसको बैंक को वहां से डॉलर लेकर के बैंक को बेचने और रुपए लेने, इंपोर्टर को डॉलर खरीदने हैं। इज इट क्लियर, वापस से समझाऊं, ये दो कॉन्सेप्ट पर आगे पूरा चैप्टर टिका है, ध्यान रखना, इसको गलत मत समझना।
अगर इसमें समझने में गलती करी तो वैसे ही ये चैप्टर 4 नंबर का है, मेहनत इसमें 20 नंबर जैसी है। लेकिन अगर इस पॉइंट को गलत समझा तो पूरा चैप्टर गलत कर दोगे आप। इज इट क्लियर? वापस एक्सपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं डॉलर का भाव, एक्सपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं डॉलर का भाव गिर ना जाए। तो वो आज की तारीख में क्या कॉन्टेक्ट करेगा बैंक से? डॉलर बेचने का या खरीदने का? बेचने का, फॉरवर्ड में बेचने का। लेकिन रेट कब डिसाइड होगी? आज। आज का मतलब स्पॉट रेट नहीं, उस रेट को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रेट। इंपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं ड्यू डेट पर डॉलर महंगा ना हो जाए। तो महंगा ना हो जाए तो वो आज की तारीख में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? फॉरवर्ड परचेज। डील फ्यूचर में ही होगी लेकिन रेट आज डिसाइड होगी। अब बताओ, अगर रेट आज डिसाइड होती और डील भी आज ही होती तो कौन सा मार्केट होता? स्पॉट। लेकिन रेट आज डिसाइड हो रही है और एग्जीक्यूट फ्यूचर में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? बोलो, फॉरवर्ड मार्केट। बोलो एक्सपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं डॉलर का भाव कम ना हो जाए। तो वो आज बैंक को डॉलर सेल करेगा या परचेस करेगा? सेल करेगा। और रुपए को क्या करेगा? परचेस। इंपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं ड्यू डेट पर डॉलर बढ़ ना जाए तो वो आज बैंक से रेट लेगा, क्या करने की? परचेस करने की। इज इट क्लियर? अगर ये भाषा आपको समझ में आ गई हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम इसी को 4 बार और रिपीट कर सकते हैं। बोलो, कोई डाउट? समझ में आया? बताओ एक्सपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं रेट कम ना हो जाए, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा ना। मिलता हुआ पैसा कम कौन करना चाहेगा? कोई पागल थोड़ी है। तो एक्सपोर्टर को रेट गिरने का खतरा होता है या रेट बढ़ने का खतरा होता है? रेट गिरने का खतरा होता है। तो वो आज बैंक को फॉरवर्ड बेचेगा। आज बेचेगा नहीं, आज रेट ले रहा है, बेचेगा तो फॉरवर्ड में, इसलिए नाम क्या बोले? फॉरवर्ड सेल। तो बैंक को डॉलर बेचेगा और बैंक से रुपए कन्वर्ट करके ले लेगा। इंपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं डॉलर की रेट, पूरा बोलो, कहीं डॉलर की रेट बढ़ ना जाए। क्योंकि आज जो 85 पे मिल रहा है कल 90 पे मिलेगा तो मेरे को तो 90 देने पड़ेंगे ना, सामने वाली अल्फाबेट को पे करने के लिए, मशीन की पैसा। इज इट क्लियर? तो वो आज बैंक से एक रेट लेगा फ्यूचर में, फॉरवर्ड में डॉलर क्या करने की? परचेज करने की, ताकि वो इधर से डॉलर लेगा और इधर से पे कर देगा इंपोर्टर। बोलो, कोई डाउट? और ये जो रेट्स है वो यहां नहीं दिख रही आपको। ये रेट्स कौन सी है? स्पॉट रेट्स। फॉरवर्ड रेट देखनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पे। क्लियर? क्योंकि वहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड। तो आप आज की तारीख में, अभी हम जून में खड़े ना, तो आप आज से 6 महीने का फॉरवर्ड रेट भी ले सकते हो कि हमको दिसंबर में अगर फॉरवर्ड बेचना है या खरीदना है तो वो रेट आपको स्टॉक एक्सचेंज देगा। कौन देगा? स्टॉक एक्सचेंज। और मैकेनिज्म क्या है, समझ में आया? अगर आपने 83 की रेट लॉक की, एक्सपोर्टर हो आप, और ड्यू डेट पर डॉलर 87 हो गया, तो अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते तो आपको 80 का 87 मिलता, या मान के चलो 85 का 87 मिलता। लेकिन अब आपको बैंक देगा सिर्फ कितना? जितनी रेट आपने लॉक की, हाँ है ना? उल्टा सोचो, 83 की रेट लॉक की, ड्यू डेट पर डॉलर हो गया 80, तो भी बैंक आपको कितना देगा? 83। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ये है फॉरवर्ड मार्केट। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल रेट गिर गई, हाँ तो फायदा हो गया ना आपका। हाँ, 87 ही मिलेगा। जो आपने फॉरवर्ड रेट लॉक की है वही पैसा मिलेगा आपको, भले ही रेट मार्केट में कुछ भी हो। और नहीं, आपको फॉरवर्ड का खेल नहीं खेलना तो स्पॉट में करो सेटलमेंट। बोलो, कोई डाउट? समझ में आया? वापस से समझाऊं? बताओ, एक्सपोर्टर को डॉलर बढ़ने का खतरा है या गिरने का? एक्सपोर्टर को गिरने का खतरा है, इसलिए वो बैंक से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है? बेचेगा कब? फ्यूचर में कि अभी? फ्यूचर में बेचेगा, लेकिन रेट कब डिसाइड करेंगे? आज। इंपोर्टर को क्या खतरा है? कहीं डॉलर का भाव
बढ़ ना जाए, तो वो आज ही बैंक से कौन सी रेट ले लेगा, परचेज, और फ्यूचर में डील को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, कभी भी अगर फॉरवर्ड रेट से रेट बढ़ कर गई, एक्चुअल रेट अगर बढ़ गई या कम हो गई, तो आपको डील हमेशा किस पर क्लोज करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड रेट पे। किस पर क्लोज करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड रेट। सर इतना झमेला हम नहीं पड़े, तो कोई बात नहीं, स्पॉट पे चले जाओ, आज ही खरीद लो आज ही बेच लो। फिर जो नुकसान होगा आज के आज, अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट, और लॉस हुआ तो पीएनएल में डेबिट कर लेना। लेकिन ऐसी डील्स कम होती हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको सेम डे पैसा दे, जरूरी नहीं है। अगर क्रेडिट पर हम इंडियंस उधार ले सकते हैं, तो क्रेडिट पर फॉरेनर्स भी तो उधार ले सकते हैं। इज इट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे आगे कल। कोई डाउट, समझ में आया?